its effective nuclear charge and speeding effect. तो ये लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे। ओके, दिस वाज द थिंग वी वर सीइंग इन द लास्ट क्लास, बट कुछ चीजें मिस हुई थी वहां पे जिसको आज मैं डिस्कस कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा, और ये पॉइंट थोड़ी सिलेबस से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों को सपोज ये फॉर्मूला मालूम होगी k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है that is given by the formula k q1 q2 by r square. Okay, बेटा थोड़ा 2 मिनट आप लोग वेट करना, ठीक है? 2 मिनट वेट करना प्लीज। Okay, sorry, there was some issue.
तो आप लोगों को मेरी आवाज और वीडियो सुनाई दे रही है ना? सही सही सब कुछ सही है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि दो ऑपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में जो है, we will give by the formula F is equal to K Q1 Q2 by R square। ये फॉर्मूला सबको मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है, यस, पढ़ाया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में। सपोज करो देयर इज अ न्यूक्लियस, ओके, और अलग अलग सेल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन, ओके। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मत जाना, मैं जस्ट बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें इसमें। तो न्यूक्लियर चार्ज को आई कैन राइट ZE, I suppose no problem, its atomic number into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बोलने का मतलब एटॉमिक नंबर क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है। 5 प्रोटॉन है तो 5 इंटू इतना, 1 प्रोटॉन है तो 1 इंटू इतना, 10 प्रोटॉन है तो 10 इंटू इतना, इतना आपका न्यूक्लियर चार्ज है। ओके, दैट कैन बी गिवन बाय द फार्मूला एटॉमिक नंबर इनटू एलिमेंट्री चार्ज। ओके, अब यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ये जो K सेल वाला है वो क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको F इज इक्वल टू K, Q1 को मैं मानता हूं न्यूक्लियर चार्ज, वहां पे लिख दूंगा K इंटू ZE, और Q2 मैं मान रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो सबसे सामने है न्यूक्लियस के, इंटू E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। So this comes K ZE square by R square। बोलने का मतलब क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस के बीच में और क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये वाला, that will be full power of the nucleus। मैं मान सकता हूं न्यूक्लियस का जितना ताकत है पुल करने का उतना इफेक्ट पड़ रहा है पहले इलेक्ट्रॉन पे। ओके, देखो Z का पूरा इंपैक्ट इसको फील हो रहा है। वहीं यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and the farthest electron, या बोलूं outermost electron, यदि मैं बात करूं इस न्यूक्लियस और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या उसमें कुछ फॉल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा, ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी। तो दैट विल बी इज इक्वल टू F K इंटू Z इफेक्टिव इंटू E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप सभी को मैंने Z इफेक्टिव के बारे में बताया ही था कि Z इफेक्टिव क्या होती है। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ओके, सिग्मा कैसे कैलकुलेट की जाती है सबको मालूम है। सिग्मा होती है स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। बोलने का मतलब Z इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज का फीलिंग इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा दैट विल बी लेस देन द एटॉमिक नंबर। ओके, क्यों? क्योंकि कुछ सील्ड हो जाती है, कुछ जो न्यूक्लियर चार्ज है सील्ड होती है। ये कैसे निकालना है ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोग सभी को बताया। तो हम देख रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, वो थोड़ी सी लेस हो जा रही है, और इसको मैं फॉर्मूला सिंपल से इक्वल टू K Z इफेक्टिव E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज लिटिल लेस देन द एस्टिमेटेड वैल्यू। ओके,
ये वैल्यू एक्सेप्टेड हो सकता था, मैं z पकड़ के चलता तो, बट z इफेक्टिव होती है, ये सबको मालूम है। ओके, तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई सपोज आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर फारदेस्ट इलेक्ट्रॉन है और क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्यों डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग हो रहा है, तो ये सबको मालूम है। कोई भी इसमें डाउट है तो पूछ लो बेटा, कुछ पूछना चाहते हो स्क्रीन में तो पूछ लो, वरना जल्दी से इसको एक बार नोट कर। सर जेड इफेक्टिव बताइए ना सर। या लास्ट क्लास आए थे कि नहीं आए? सर लास्ट वाला पार्ट सर छूट गया था मेरा सर। तो लास्ट क्लास छूट गया तो बेटा वो वीडियो को देख लो आप, ठीक है ना? अच्छा ठीक है सर। देखो जेड इफेक्टिव बोलने का मतलब क्या है, देखो वेरी सिंपल में एक बार दिमाग में आ जाए, मैं सिंपल में बोल रहा हूँ। जेड इफेक्टिव का मतलब देखो, इसको न्यूक्लियस का जितना चार्ज मिल रहा है सामने वाला इलेक्ट्रॉन को, क्या न्यूक्लियस का चार्ज का उतना ही फीलिंग इसको मिलेगा? नहीं ना, दूर है ना। ओके, और जो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन से टकरा टकरा के आगे बढ़ रही है तो थोड़ी सी कम हो जाएगी वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो जितना न्यूक्लियस के चार्ज का फीलिंग इसको है उतना इसको नहीं। सिंपल सी। ओके, चलिए, तो ये तो छोटी सी चीज थी जो डिस्कस करना चाहते हो क्या? सर हाँ सर स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा। हाँ ले लो ले लो ले लो। यस सर ले लिए। चलो। नहीं, अब जो हमें पॉइंट देखनी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग जेड इफेक्टिव। ओके, जेड इफेक्टिव क्या क्या पे डिपेंड करता है? यदि सबसे पहले दिखूं तो जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू distance from nucleus। बोलने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है यदि न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे है तो उसे जो न्यूक्लियर चार्ज का इंपैक्ट मिलेगा वो कम मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस से तो उसको न्यूक्लियर चार्ज की फीलिंग कम मिलेगी, सामने है तो न्यूक्लियर चार्ज की फीलिंग ज्यादा मिलेगी। दैट्स व्हाई इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, और आपको ये कहानी मालूम भी, क्योंकि दूर रहता है तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चार्ज को सील्ड करते हैं, है ना, चार्ज को फिल्टर करते हैं। Distance from the nucleus is directly proportional to dash quantum number। जल्दी बताओ। Distance from the nucleus is directly proportional to dash quantum number। अजीम्यूटनल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कितना दूर पे है न्यूक्लियस से। जैसे देखो के सेल और एल सेल, न्यूक्लियस के सामने कौन है? न्यूक्लियस के ज्यादा सामने कौन है? के सेल। हमें क्वांटम नंबर के वैल्यू से पता है। इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के सेल की 1 है और एल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, ये ज्यादा दूर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है तो वो वाली जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर प्लेस है। ओके, आप सभी को ये फॉर्मूला तो आई सपोज मालूम ही है, z effective is equal to z minus sigma।
अब मुझे ये बात बताओ, सिग्मा डैश विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर डिस्टेंस, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो सिग्मा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए वो ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, यस। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, ज्यादा चार्ज फिल्टर होगा, है ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी यदि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस। और Z इफेक्टिव डैश विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर डिस्टेंस, डिक्रीजेस। यस, डिक्रीजेस सर। इफेक्टिव डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर डिस्टेंस, ज्यादा दूर पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको न्यूक्लियर चार्ज की फीलिंग कम आएगी। ओके, अब चलो मुझे कुछ बताना, प्रेडिक्ट which will experience better Z effective, न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा अच्छा फीलिंग किसको? 4s। सर 3s। 3s की 4s? सर 3s। 3s। सिंपल सी बात है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको चेक करना पड़ेगा, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन ज्यादा सामने है, थर्ड वाला सामने है ना, तो ज्यादा सामने है तो न्यूक्लियर चार्ज का फीलिंग ज्यादा अच्छा से मिलेगा, तो 3s को ज्यादा अच्छा से न्यूक्लियर चार्ज की फीलिंग मिलेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मिलेगा। Yes, 4d। ओके, आई सपोज समझ गए होंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना, न्यूक्लियस के सामने यदि कोई है तो उसको न्यूक्लियर चार्ज की इंपैक्ट ज्यादा फील होगी, सिंपल सी कहानी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की चीज नहीं है, सिंपल चीज है, पर बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले सर लो। ये सर सर ये दीक्षा, सर यहाँ पे विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या लिखे सर? डिक्रीज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर डिस्टेंस। हाँ, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये न्यूक्लियर डिस्टेंस यदि ज्यादा हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम महसूस होगा। यस ओके, सर। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। Less Z effective is experienced by देखा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मोर डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। डिफ्यूज का मतलब मैं क्या मीन करना चाहता हूँ पहले वो समझ। सपोज करो दिस वन इज एस ऑर्बिटल, ठीक है ना, मैं 2s मान रहा हूँ, 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल जो है
उसमें कोई भी पॉइंट पे चले जाओ आप, farthest डिस्टेंस कोई भी पॉइंट पे चले जाओ तो वो न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रॉन यदि इस पोर्शन में कहीं भी है तो उसको इक्वल फोर्स महसूस होगा न्यूक्लियस का, यदि वो कहीं पे भी रहे farthest डिस्टेंस। ओके, तो बोला जाता है कि जब इक्वल फोर्स महसूस होगी इलेक्ट्रॉन को तो 2s ऑर्बिटल जो है ना इज नॉट मच डिफ्यूज्ड, हम बोलते हैं कि वो ज्यादा डिफ्यूज्ड नहीं है। वहीं p ऑर्बिटल का बात करूं तो p ऑर्बिटल आपको मालूम है कुछ इस प्रकार होगी। तो p ऑर्बिटल में, और मैं 2p ही पकड़ रहा हूं, सेम शेल ले रहा हूं, उसी सेल में ऑर्बिटल्स, अलग अलग ऑर्बिटल्स का बात कर रहा हूं। तो p ऑर्बिटल में कुछ रीजन ऐसे हैं जो न्यूक्लियस से काफी दूर रहते हैं। अब न्यूक्लियस से काफी दूर है तो कुछ जगहों पे जो न्यूक्लियस के फोर्स का फीलिंग होगा वो कम होगा। ओके, वैसे ही d ऑर्बिटल जो होती है वो और ज्यादा डिफ्यूज होती है, तो वहां पे कुछ रीजन पे न्यूक्लियर चार्ज की फीलिंग और कम होगी, f वाली और ज्यादा डिफ्यूज होती है। तो यदि मैं बात करूं आपको आपके सामने ऑर्डर ऑफ डिफ्यूज ऑर्बिटल, बोलने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां ज्यादा फैला हुआ रहता है, s में बहुत कम फैला हुआ रहता है, ओके, p में थोड़ा ज्यादा फैला हुआ रह सकता है, d में और ज्यादा फैला हुआ रह सकता है, f में और ज्यादा फैला हुआ रह सकता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल की बात करूं तो f वाली जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसमें फैला रहता है, सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड हम बोलते हैं इसको, फिर d, फिर p, फिर s। ओके, अब मैं क्या बोला, मोर डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा फैला हुआ रहता है उन ऑर्बिटल्स को न्यूक्लियर चार्ज की जो इंपैक्ट होती है वो कम फील होती है। ओके, वही बात किया जाए यहां पे तो s मैक्सिमम z इफेक्टिव फील करेगा और f मिनिमम z इफेक्टिव फील करेगा, यदि मैं बात कर रहा हूं और सेम n। ओके, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए मैं यदि बात कर रहा हूं, जैसे कि 2f, सॉरी 4f हो गया और 4s हो गया, तो 4s को सेम क्वांटम नंबर है 4s को न्यूक्लियर चार्ज की इंपैक्ट की ज्यादा फीलिंग होगी कंपेयर टू 10। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑर्बिटल्स है वो ज्यादा फैली हुई, ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना, और ज्यादा फैला हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो उसको z इफेक्टिव की इंपैक्ट कम हुई, ओके, ये दिमाग रखना। अब देखिए, यदि मैं कुछ सिंपल सा क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कैलकुलेट या प्रेडिक्ट which orbital will experience more z effective। फोर एस 4f प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, ओके। अब आपको चेक करने बोला है कि z इफेक्टिव की ज्यादा फीलिंग किसको होगी, सर 4s 4f को नहीं होगी, 4s को होगी। क्यों? क्योंकि s वाले को मैक्सिमम z इफेक्टिव का फीलिंग होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सबसे कम डिफ्यूज्ड होते हैं, ओके। 4s को 3d और 3p में 3p 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 को ज्यादा फील होगा क्योंकि ये कम डिफ्यूज है। 5d 5f 5d 5d 5d
ओके, तो ये दिमाग में रखनी है, सिंपल सी थी। अब चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। क्या आप अरेंज कर सकते हो इन सबको कि z इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसको मिलेगा और किसको सबसे कम मिलेगा? तो यस सर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको पिक करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सबसे सामने है उसको तो सबसे ज्यादा फीलिंग मिलेगा। ओके, तो 1s तो सबसे ज्यादा मिलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखते हैं हम लोग सेकंड में आते हैं। सेकंड का कौन कौन है? 2s है और 2p है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो ऑर्बिटल चेक करेंगे कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा फैला हुआ है। 2s 2p 2s इसमें ज्यादा फैला हुआ है ना? पर तो ज्यादा जब फैला हुआ तो इसको तो ज्यादा फीलिंग नहीं आएगा, तो 2s को ज्यादा फीलिंग आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। फिर नेक्स्ट किसको? 2p 3s 2p को। अब देखो नेक्स्ट 3 में जाना, तो 3s और कोई कंपेयर करने के लिए 3 से है ही नहीं, तो 3s। 4 के 3 है, 4s 4p 4d। तो ऑब्वियस सी बात है s वाली सबसे कम डिफ्यूज होती है, तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फीलिंग ज्यादा होगा। 4s 4p 4d 5s 5p 5s 5s 5p 5p 5s 5f समझ आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यस सर हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ठीक है ना? सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहे, यदि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहे तो आपको चेक करना है ऑर्बिटल को कौन कम डिफ्यूज है। जो कम डिफ्यूज होगा उसको ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना? यदि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स है प्रिंसिपल वाला 3s और 2s, तो आपको क्या चेक करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सिर्फ चेक करो। ओके, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसको ज्यादा फीलिंग। ओके, तो समझ आ गई होगी। यस सर सर हाँ बेटा बोलो, स्क्रीन ले ले सर। बोलिए ना बेटा बोलो। सर स्क्रीन ले ले सर। स्क्रीनशॉट लो ना। हो गया? हाँ जी सर हो गया। चलिए very good। तो ये थोड़ी पॉइंट मिस हो गई थी कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, लिख लेना। जो ज्यादा सामने है उसको ज्यादा z इफेक्टिव, जो ऑर्बिटल कम डिफ्यूज है उसको ज्यादा z इफेक्टिव, ठीक है ना? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैसे ये स्टार्ट कर दिया था, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये लास्ट क्लास में मैंने तो स्टार्ट कर ही दिया था। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ एटॉमिक रेडियस। तो जल्दी से बता दो मुझे एक बात, डैश टाइप्स ऑफ Three types. are considered depending upon nature of gas। ओके, कितने टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस हम लोग कंसीडर करते हैं? ऑब्वियस किसी ने आंसर दिया 3 टाइप।
three types and three types nature of bond. एटॉमिक रेडियस हम लोग कंसिडर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। देखो अब नॉर्मल सी कहानी क्या है कि एटम्स तो अकेला नहीं ना रहता है भाई, एटम तो किसी से बॉन्डेड रहता है और अकेला एटम का रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं है, ये तो मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को। वो नॉर्मली बॉन्डेड स्टेट में रहता है और उसी बॉन्डेड स्टेट में हम लोग जाके कैलकुलेट करते हैं उसके रेडियस। तो वी सॉ कि एटॉमिक रेडियस जो है वो तीन टाइप हो जाएगी। कोवेलेंट रेडियस, नेक्स्ट इज van der Waals radius, the last one is मेटेलिक रेडियस। ओके, यदि मैं बात करूं कोवेलेंट रेडियस का तो किसके केस में हम लोग कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करेंगे? मुझे बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाएगा उसी के केस में कैलकुलेट करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड नॉर्मली कौन बनाता है? कार्बन। अरे कार्बन ही बनाता है, नॉन मेटल्स नहीं बनाता क्या? हाँ सर, सारे नॉन मेटल्स बनाते हैं। यस, तो कोवेलेंट रेडियस नॉर्मली कैलकुलेट होती है फॉर नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मेटेलिक रेडियस फॉर मेटल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। और van der Waals रेडियस वी नॉर्मली कैलकुलेट फॉर नॉन मेटल्स, आल्सो वी डू फॉर नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। ओके, नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है और नोबल गैसेस के लिए हम लोग van der Waals रेडियस की कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो कोवेलेंट रेडियस का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में। तो कोवेलेंट रेडियस को के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two bonded atoms in a homoatomic molecule। देखिएगा, मैंने क्या लिया था? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिया था। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलने का मतलब सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल, सेम एटम से बना। ओके, आई सपोज आप लोगों को याद होगा, सेम एटम से बनी हुई मॉलिक्यूल, उन दोनों की न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस को मैंने कैलकुलेट कर लिया बाय डिफरेंट मेथड। देयर आर मेथड, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस। ठीक है ना? ओके, क्या कर दिया इसका हाफ। ओके, सपोज दिस डिस्टेंस इज d, तो कोवेलेंट रेडियस a का होगा d by 2। ओके, वेरी सिंपल। कोवेलेंट रेडियस कुछ नहीं होती है, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में कैलकुलेट होती है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब सेम एटम्स वाली मॉलिक्यूल के केस में कैलकुलेट की हमने। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नाप लिया d और रेडियस कोवेलेंट ऑफ a क्या होगा? d डिवाइडेड बाय 2 हो गई, कोवेलेंट रेडियस निकल गई हम लोगों की। तो क्या किया था? आधा किया किसका? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का बिटवीन दो बॉन्डेड एटम, दो एटम जो बॉन्डेड है, इसमें एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, वेरी सिंपल। एग्जांपल भी दिया था एक, यदि क्लोरीन का केस ले लो तो क्लोरीन का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है इट्स रफली 199 पाइकोमीटर, और इसको यदि आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो रफली 100 पाइकोमीटर्स आ जाएगी कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। ठीक है ना? दिस इज Cl, दिस इज C। ओके, हंड्रेड 99 by 2 रफली मैंने 100 लिख दिया है। ओके, तो d is 199 divided by 2। तो इस तरह हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट किया था। आई सपोज सबको ये आइडिया होगा।
पढ़ के आए होगे तो बहुत अच्छा। मेरी रिपीट करने का रीजन यही है क्योंकि ये दोनों डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं इससे। आगे बढ़ू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना है। सर हो गया सर। हो गया, चलिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वंडरवाल रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर देते हैं। ओके, तो जो एटम्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ना आप लोग आधा कर दो, उसका कोवलेंट रेडियस निकलेगा, वही उसकी रेडियस बोलते हैं। तो क्लोरीन के केस में कैलकुलेट कर सकते हो, ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में, इस सब में van der Waals radius देखो, we denote this, आप इसको R VR लिख दो चलेगा, या R VWR नॉर्मली लिखते हैं हम लोग। वंडर वाल रेडियस R VWR या R VW भी लिखने चलता है, वंडर वाल रेडियस। ओके, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द half of the internuclear distance between two non-bonded atoms in the solid state of a substance। देखो बेटा, अब ये डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ आने वाली चीज है। तो पहले हम लोग कुछ फिगर के रूप में समझने का कोशिश करते हैं, फिर डेफिनेशन पे आते हैं, आराम से समझो। सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ए और ए का मॉलिक्यूल, ठीक है। हमारे पास और एक मॉलिक्यूल है सी, तो जो सब्सटेंसेस नॉर्मली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मॉलिक्यूल इज सॉलिड। ओके, मॉलिक्यूल्स हैं, देखो मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वहां पे हम लोग वंडर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग निकालते हैं हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम। हम लोग पहले दो नॉन बॉन्डेड एटम पकड़ेंगे, बॉन्डेड एटम नहीं, ये दोनों बॉन्डेड है, ये वाला और ये वाला नॉन बॉन्डेड है, ये वाला और ये वाला नॉन बॉन्डेड है। ओके, और वो भी सामने वाला नॉन बॉन्डेड। ओके, it is defined as the half of the internuclear distance between two adjacent मतलब सामने वाला नॉन बॉन्डेड एटम, ये दोनों नॉन बॉन्डेड है। तो मैं क्या किया, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला। ओके, डी निकाल दिया। अब इसका वंडरवाल रेडियस निकालना है, आर वंडरवाल रेडियस इज इक्वल टू हाफ
of the, it is defined as half of the internuclear distance. ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालिए दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में और इसका आधा कर दिए d by 2. ओके, ये हो गई वंडर वाल रेडियस. ओके, डेफिनेशन एक बार फिर से बता दे रहा हूं. इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ किसके लिए? बिटवीन टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम. इसका मत निकाल देना, ये निकालो तो कोवेलेंट हो गया. नॉन बॉन्डेड एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आधा. ओके, इन द सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. जो मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है उसके लिए हम लोग जैसे आयोडीन की मॉलिक्यूल होती है. जैसे मानो आयोडीन तो I2 एग्जिस्ट करता है, ये I है, ये I है, बॉन्डेड है. और एक मॉलिक्यूल होगा I का. ओके, सामने ही सामने होगी. आयोडीन तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आयोडीन का एक मॉलिक्यूल, आयोडीन का दूसरा. ठीक है. अब हम लोगों को आयोडीन का कोई रेडियस निकालने बोला, तो आयोडीन एक नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो हम लोगों ने देखो मॉलिक्यूल है, दो नॉन बॉन्डेड एटम को पकड़ा, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला और इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 398 पाइकोमीटर. ठीक है ना, इट्स 398 पाइकोमीटर. ओके, 396 पाइकोमीटर. अब हम लोग क्या करेंगे, आर वंडर वाल रेडियस कैसे निकालेंगे इसका बताओ कितना होगा? तो बता सकते हो कितना होगा वंडर वाल रेडियस इसका? 396/2. 396 by 2. So this will be 198 पाइकोमीटर. इसका आयोडीन का वंडर वाल रेडियस ऑफ आयोडीन इज 198 पाइकोमीटर. ओके, समझ गए? सर देखिए, आप बोलोगे कि सर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्यों नहीं वंडर वाल रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर देते? अब क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं गैस के केस में? पहले ये समझो, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो तो काफी दूर दूर रहती है, काफी दूर रहती है. अब यदि इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालोगे और इसका हाफ करोगे तो ये कहीं से भी एटम का रेडियस के बराबर तो नहीं हो सकता. तो वंडर वाल रेडियस सिर्फ वही केस पे निकालेंगे जो चीज सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस में एग्जिस्ट करती है. एंड फॉर नोबल गैसेस आल्सो. नोबल गैसेस में क्यों हम बताएंगे थोड़ा देर बाद. ठीक है ना, तो ये समझ गए? गॉट इट? मॉलिक्यूल्स जो गैसियस स्टेट में है उनके लिए हम लोग ये नहीं लगाते हैं. क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल तो ऐसे भी बहुत दूर रहती है. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दो नॉन बॉन्डेड के बीच में निकालो, हाफ करो, कोई फायदा नहीं है. कहीं भी ये एटम के रेडियस के बराबर होगा क्या? कहीं भी ये डिस्टेंस एटम के रेडियस के बराबर होगा? नहीं होगा. ओके, तो हम लोग ओनली वंडर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स. ओके, अब एक चीज यहाँ पे देखना है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई पर्टिकुलर चीज है जो कोवेलेंटली एग्जिस्ट करता है और उसका मैंने कोवेलेंट रेडियस निकाला, और कोई पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने वंडर वाल रेडियस निकाला, तो किसका रेडियस बड़ा हो सकता है? अब देखो, यदि मानो मैं कोवेलेंट रेडियस निकालता हूं तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? इसका वाला जो होगा मैक्सिमम यहां से यहां हो सकता है, मैक्सिमम है ना. इसका क्या करते हैं, आधा करते हैं, इस डिस्टेंस का आधा करते हैं. तो मैक्सिमम ये यहां से यहां हो सकता है कोवेलेंट रेडियस. ओके, बट वंडर वाल रेडियस आप देख रहे हो कि थोड़ा सा सर्कल के बाहर भी जा रहा है. गौर कर रहे हो, वंडर वाल रेडियस क्या है? थोड़ा सा इस सर्कल के बाहर भी जा रहा है. तो कहीं ना कहीं वंडर वाल रेडियस यदि कोई चीज का निकलता है तो दैट इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस. क्यों? आपको ये देख के समझ आ रहा होगा, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस मैक्सिमम तो मैक्सिमम इतना हो सकता है ना,
बट वंडरवाल रेडियस आप देख रहे हो थोड़ा सा सर्कल के बाहर भी जा रहा है ना, देखो आराम से सर्कल के थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है। तो वंडरवाल रेडियस विल बी लिटिल ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ओके, ये दिमाग में रखनी है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिंपल सा चीज है और कुछ है नहीं इसमें, बस मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, half of the intermediate distance between दो नॉन बॉन्डेड उसको वंडरवाल रेडियस बोलेंगे। और ये याद रखिए वंडरवाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से थोड़ी बड़ी ही होगी, क्योंकि सर्कल के थोड़ा सा बड़ा बाहर भी जा रहा है। एक्चुअली सर्कल के थोड़ा बाहर भी हम क्यों लेते हैं रेडियस, देखो ऐसे जो जिनके लिए वंडरवाल रेडियस कैलकुलेट होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहता है तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो रिपल्सन होने के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जा सकता है, तो उस एटम की न्यूक्लियस भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो वंडरवाल रेडियस उस केस में इसलिए थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है इस सर्कल के बाहर भी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आउटर मोस्ट बाहर भाग सकता है, तो रेडियस इसलिए उनकी बड़ी है। तो आई सपोज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आगे बढ़ूं, कुछ पूछना है किसी को तो पूछो। सर हाँ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में आप आए नहीं थे इसलिए आपको दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस। ओके, दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर। और नोबल गैस के लिए भी क्यों कैलकुलेट करते हैं आपको अब समझ आ गई होगी, इसलिए क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना अटना पॉसिबल है। लास्ट सेल में कितना मैक्सिमम 8 हो सकता है ना, उतना अटा हुआ पहले से, तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, उस रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर जा सकते हैं, इसलिए उस केस में हम लोग कोवेलेंट रेडियस की जगह कोवेलेंट तो नहीं करेंगे, हम लोग वंडरवाल लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये दिमाग रखना है कि वंडरवाल रेडियस इज कैलकुलेटेड फॉर noble gases also। अब ये मत बोलना कि सर ये सॉलिड स्टेट में तो नहीं रहता है, बट हाँ इसलिए करते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन काफी रिपल्सन के कारण दूर जा सकते हैं। ओके, हो गया, आगे बढ़े। सर हाँ बोलिए। सर आज जो टेस्ट हुआ उसमें एक क्वेश्चन में डाउट है, पूछे? बेटा क्वेश्चन में जो डाउट है उसको चैट सेक्शन में भेज देना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है? नो सर, बस थोड़ा सा बस पूछना है। पूछो। सर जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल होता है ना? देखो बहुत जगह लगा सकते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक्चुअली एटम के केस की बात कर रहा हूं तो वहां इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल, बट वी कैन अप्लाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन अदर केसेस आल्सो, बट हम लोगों ने जहां पढ़ा है वो इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा। ओके, सर इसका आंसर ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट था। हाँ हो सकता है ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। सर लेकिन सर आप तो बोले थे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है सर। जब आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बट मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में मैंने क्या बताया था, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में ये कम वैलिड होगा, बताया था ना, याद करो, हाँ, ज्यादा हाँ, सर। सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन के केस में। मैंने तो लिखवाया था आप लोगों को कि मैक्रोस्कोपिक केस में हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत कम एप्लीकेबल होता है। बॉल का मैथ करवाया था ना, न्यूमेरिकल बॉल से रिलेटेड, फिर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। ओके, तो मतलब एप्लीकेबल रहता है लेकिन बहुत कम। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर एप्लीकेबल रहता है लेकिन बहुत कम रहता है, मतलब बहुत चांसेस कम हाँ, है। इनसिग्निफिकेंट रहता है। ओके, ओ यस सर। सर इतना कम रहता है, देखो मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के केस में इतना कम रहता है कि मतलब हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ओके,
metallic radius, the simplest type of radius, the shortest distance between अच्छा टेस्ट कैसा गया आप लोगों का? टेस्ट आप लोग सब दियो ना, जो जितने प्रेजेंट हो आज यहाँ पे? Yes, sir. Sir. Yes, sir. कैसा था टेस्ट? Sir, सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा था। हाँ सर, बहुत टफ Yes, sir. सर समझी में नहीं आ रहा था, उसका जो न्यूमेरिकल सब था। अच्छा ठीक है हाँ, बेटा, जो सर। जो नहीं पढ़ा ना आप लोगों से आप भेज देना, मैं बना के आप लोगों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्लास में। आता ही नहीं है सर ये। ठीक है, मैं एक क्लास ले लूंगा आप लोगों को वो टेस्ट वाले सेक्शन से, कि मतलब जो क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट होंगे मुझे भेजना चैट सेक्शन में, मैं आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा वो सारा। ओके सर बोलिए सर स्पेरिकल नोड क्या होता है? बेटा। नोड्स मैंने बताया था ना आप लोगों को, दो टाइप के होते हैं, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स। हाँ, एंगल पे सर। सर आप तो दो बताए थे ना सर, ये स्पेरिकल नोड क्या? रेडियल ही तो हो गए, स्पेरिकल सब जगह, स्पेरिकल स्फीयर। रेडियली मतलब क्या, सब तरफ। स्पेरिकल मतलब क्या, सब तरफ। थोड़ा सर तो दिमाग लगा। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? क्या? सर मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3d7 इलेक्ट्रॉन यही क्वेश्चन था। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बताया था ना। हाँ तो क्या सर, होगा? सर अच्छा बताए ठीक थे। है, चलो मैं वो वाला, देखो कुछ और पढ़ाई हो रहा है अभी, जो भी डाउट होंगे वो सारे भेजना चैट सेक्शन में, उससे रिलेटेड मैं एक क्लास ही ले लूंगा अलग से, ठीक है? चलिए, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करवा दूंगा क्लास में। मेटेलिक रेडियस क्या होती है, देखो ये नॉर्मली नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि मेटल्स के केस में। ओके, किसके केस में? मेटल्स के केस में। अब मेटल्स के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए तो मेटल्स में एटम कोई ओवरलैप नहीं करते हैं, भले वो टच कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। ओके, और इसका हाफ कर देना। ओके, दिस इज इक्वल टू मेटेलिक रेडियस। ओके, देखिए क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम, दो एटम्स लिए हैं एडजेसेंट। ओके गॉट इट। अब उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिए और उसका हाफ कर दिए, इसको मैं लिख देता हूं द हाफ ऑफ द। ओके, दो एडजेसेंट एटम्स हैं, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लो और उसका हाफ कर दो, तो आपको मिल जाएगा मेटेलिक रेडियस। यदि एग्जांपल देख लो, एक मैं एल्यूमिनियम का बात करूं तो दो एल्यूमिनियम के एटम्स में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है इट्स अबाउट 286 पाइकोमीटर। आप मुझे मेटेलिक रेडियस बता सकते हो एल्यूमिनियम का क्या होगा? yes sir, So 286 143 picometer. Yes, 286 divided by 2, that will be equal to 143 picometer. Understood? Very simple. और normally एलिमेंट्स के केस में ये कैलकुलेट होती है। मामा का क्या बोल रहे हो बेटा? माइक बंद कर लो प्लीज आप लोग।
गॉट इट? तो मेटेलिक रेडियस क्या हो गई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो न्यूक्लियस के बीच में लिया, उसका हाफ कर दिया, और यहाँ पे आप लोग देखिए आपके सामने एक छोटी सी आप क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये कोवेलेंट रेडियस है। मुझे ये बताओ कि किस केस में रेडियस सबसे बड़ा हो सकता है? कोवेलेंट में, वैन डेर वाल्स में कि मेटेलिक में? वैन डेर वाल्स यस, वैन डेर वाल्स रेडियस सर्कल से थोड़ा बाहर तक जाता है, तो वैन डेर वाल्स रेडियस जो रहती है वो सबसे बड़ी रहती है। जिनके लिए हम लोग वैन डेर वाल्स रेडियस कैलकुलेट करते हैं, जिन सब्सटेंस के लिए वैन डेर वाल्स रेडियस कैलकुलेट करते हैं, उनकी रेडियस सबसे बड़ी होती है। फिर कोवेलेंट वाले की रेडियस नहीं, फिर आपकी मेटेलिक वाले की रेडियस, क्योंकि देखो ये ओवरलैप तो नहीं किया है, देखो ये टच किया है फिर उसका हम लोगों ने आधा किया, और ये क्या है, ये ओवरलैप किया है फिर आधा किया है। तो ओवरलैप किया है तो कुछ थोड़ा सा तो कम हो जाएगा आधा करने पे। ओके, तो वैन डेर वाल्स रेडियस इज द बिगेस्ट, फिर मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस जिसके लिए कैलकुलेट होता है वो सबसे छोटी होती है। वैन डेर वाल्स रेडियस जिनका कैलकुलेट होगा सबसे बड़ी रेडियस, फिर मेटेलिक वाले का और कोवेलेंट वाले का सबसे छोटा होता है। ओके, ये दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज। ओके, कुछ नोट करना है नोट कर लो, कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। कोई भी पर्टिकुलर चीज का जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटम की रेडियस होती है, वो दो चीज पर डिपेंड करती है। वन इज जेड इफेक्टिव एंड अनदर इज नंबर ऑफ सेल्स। ओके, यदि मैं बात करूं अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड मैं बात कर रहा हूं कुछ इस तरह जा रहा हूं, ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, फिक्स्ड होता है, चेंज करती है? फिक्स्ड होता है। तो फिक्स्ड रहता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स फिक्स रहती है। सपोज करो ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। अब यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रखा, छोटा मैग्नेट,
यहाँ पे बड़ा मैग्नेट, यहाँ पे और बड़ा मैग्नेट, यहाँ पे और बड़ा मैग्नेट, और बाहर में मैंने लोहे का कील फेंक दिया। तो कौन से केस में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा, जहां पे मैग्नेट छोटा है या जहां पे मैग्नेट बड़ा है? बड़ा बड़ा है। बड़ा मैग्नेट में। जहां बड़ा है। अब आप सभी को ये बात मालूम है, मुझे जूनियर क्लास का कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है। जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अपने ओर लाता है और साइज छोटी होती है। बट हम लोग न्यूक्लियर चार्ज के टर्म में नहीं बात करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना न्यूक्लियर चार्ज का इंपैक्ट फील होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यदि न्यूक्लियर चार्ज का इंपैक्ट ज्यादा फील होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सामने आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का एटम का साइज छोटा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, या सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर जाएगा और साइज ऑफ एटम बड़ा हो जाएगा। तो वही बात करूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, ये तो बताया था सबको ना, लास्ट क्लास में लिखवाया भी था। Z effective increases across the period, जैसे ही आप पीरियड में इधर जाते हो Z effective इंक्रीज होती है। दूसरा जो फैक्टर है, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ सेल्स रिमेन रहती है कांस्टेंट, Z effective बढ़ जाता है। Z effective बढ़ जाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींचता है, साइज देखो छोटा होते जा रहा है अक्रॉस द पीरियड। तो ध्यान से दिमाग में रखनी है, डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ओके, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक रेडियस के साथ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड। ओके, और आप थोड़ा सा मैंने जो पढ़ाया उससे भी दिमाग लगा सकते हो। देखो इधर मेटल्स रहता है ना, पीरियडिक टेबल की बात हो जाए तो इधर मेटल्स रहता है, फिर नॉन मेटल्स आ जाती हैं, है ना, और लास्टली नोबल गैस होता है। मेटेलिक रेडियस मैंने बताया था ना, मेटेलिक रेडियस कंपेयर टू नॉन मेटल्स ज्यादा होता है, तो देखो ज्यादा है ना। फिर इधर नॉन मेटल आया, नॉन मेटल्स में कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं, तो देखो नॉन मेटल आता है तो कम होते जाता है, और नोबल गैस के लिए हम लोग वंडर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। इसलिए एक पर्टिकुलर पीरियड में नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्टिकुलर पीरियड में नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वंडर वाल रेडियस हम लोग उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। और रीजन भी दिमाग में यही जान लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, रिपल्सन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन भागती है तो साइज बड़ी कर देती है। ये तो अक्रॉस द पीरियड कहानी हुआ। अब डाउन द ग्रुप देखते हैं। डाउन द ग्रुप में देखो क्या होती है, Z effective increases but very slowly. डाउन द ग्रुप Z effective बढ़ती है, नीचे आओगे तो Z effective बढ़ती है नो डाउट, पर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। वही नंबर ऑफ सेल एंड एक्स्ट्रा shell is added, an extra cell is हमें added. सबका अभी सर पूछे कैसा रहा टेस्ट, सर हाँ। पूछे बोलिए। कौन है भाई? चलिए, डाउन द ग्रुप Z effective increases but very slowly. Z effective क्या होता है? इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप बट वेरी स्लोली।
an extra cell is added, और ये दिमाग में रखना, an extra cell is added। अब देखो ये वाला जो है Z इफेक्टिव क्या करता है, साइज को डिक्रीज करवाता है और नंबर ऑफ सेल्स साइज को इंक्रीज करवाता है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो साइज बढ़ती है ना। अब देखो एक फैक्टर छोटा करने की कोशिश कर रहा है, एक फैक्टर बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो समझ लो कि ऐसे एक बच्चा है, उसको कोई इधर खींच रहा पकड़ के, कोई इधर खींच रहा पकड़ के, अपोजिट में, एकदम कोई एंगल पे नहीं खींच रहा, एकदम अपोजिट खींच रहा है। तो ये चाहता है कि इसको इधर खींच ले, ये चाहता है कि इसको इधर खींच ले। मानो इधर 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो वो किधर जाएगा? ये बच्चा किधर जाएगा? जिधर 10 न्यूटन का फोर्स है, अब 10 न्यूटन लगा। राइट साइड 10। कहानी है कि जब दो फैक्टर्स कोई पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करता है, जब दो फैक्टर कोई पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करता है, एक घटाना चाहता है और एक बढ़ाना चाहता है, तो उसमें कौन ज्यादा डोमिनेंट है वो चेक करना है। ओके, कौन ज्यादा डोमिनेंट है वो चेक करना है। जो ज्यादा डोमिनेंट होगा उसी की ओर वो चीज जाएगी। जहां तक आपको मालूम है, मैंने बोला कि Z इफेक्टिव इंक्रीज होती है पर बहुत कम कम इंक्रीज होती है। वहीं एक एक्स्ट्रा सेल का ऐड होना एज अ डोमिनेंट फैक्टर, इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। गॉट इट? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। और कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, इन अ पीरियड noble gases have, in a period noble gases have maximum, या ऐसे बोलो, हाँ, maximum size as we calculate van der Waal radius for them। ओके, ये ध्यान देना है, एक पर्टिकुलर पीरियड में नोबल गैस की साइज सबसे मैक्सिमम होती है क्योंकि हम लोग वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टूड? गॉट इट? लिख लो जल्दी से। यस। हो गया? हाँ सर, हो गया। बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होती है? इट इज द measure of radius of an ion। एक आयन की रेडियस जब हम नापते हैं तो हम उसको आयनिक रेडियस बोलते हैं। वेरी सिंपल। सपोज करो एक एटम है ए और उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किया और बना A+, और मानो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बना A-। इलेक्ट्रॉन
लॉस किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, सपोज करो इसके पास 7 प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रल एटम में 7 प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब जब ये एक प्लस बना तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जब ये A प्लस बनेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6. अब देखिए 7 प्रोटॉन को 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कर रहा, मतलब 1:1 रेशियो। एक प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ऐसा समझो कि 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके रखा हुआ न्यूट्रल है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट कर सकता है, और ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो साइज को क्या कर देगा? छोटा कर देगा, सिंपल सी बात है। तो जब आपका कैटायन बनता है, ओके, द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन में तो समझते हो ना, पॉजिटिवली चार्ज आए, द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम होता है, जो कैटायन की साइज होती है वो स्मॉलर होती है कंपेयर टू पेरेंट एटम। अंडरस्टूड? अब देखिएगा एक नेक्स्ट, मान लो यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। मुझे एक बात बताओ, 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा से संभाल सकता है, संभालने में दिक्कत हो? संभालने में दिक्कत होगा सर। जब संभालने में दिक्कत हो तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, और इलेक्ट्रॉन भागेगा तो साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो वेरी सिंपल, the size of an ion is greater than parent atom। पेरेंट एटम से बड़ा साइज रहेगा एनायन का। तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब चलो मैं आपको बोलता हूं अरेंज करने के लिए। यहाँ पे किसकी साइज सबसे बड़ी होगी? सर A3 माइनस। सबसे बड़ा होगा, फिर नेक्स्ट थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा। अब ये बड़ा होगा इससे कि छोटा होगा? सर छोटा होगा। छोटा सर। ये हमारी सबसे छोटी होगी। ये दिमाग में आपको रखनी है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, कैटायन जो रहती है उसकी साइज छोटी होती है पेरेंट एटम से, पॉजिटिवली चार्ज आयन की। नेगेटिवली चार्ज जो आयन होती है उसकी साइज बड़ी होती है पेरेंट एटम।